प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पार्ट 2 पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 9 राज राजा और तीर्थयात्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्न में से हमको गलत कथन का पता लगाना है। तो पहला कथन है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। अगर आपने मेरे साथ अध्याय पढ़ा होगा तो आपको ये सभी अच्छे से बन रहे होंगे। तीसरा कथन है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो यहीं पे आपका गलत हो गया, केवल समुद्री मार्गों का नहीं, ये जो व्यापारी थे आपकी ये सारे सामान सोना, मसाले और काली मिर्च, कीमती पत्थरों को ले जाने के लिए समुद्री मार्गों के अलावा स्थल मार्गों का भी उपयोग करते थे। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है गलत है और हमें गलत कथन ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर दूसरे पर। तो हमारा दूसरा एमसीक्यू है, संगम कविताओं में मुबेनदारों की चर्चा मिलती है। बिल्कुल मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुबेनदार जो है तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो मुबेनदार का अर्थ होता है तीन मुखिया, और वो तीन मुखिया भी थे। तीन मुखिया कौन कौन से थे। तो तीन मुखिया थे आपके चोल, चेर तथा पांड्य। ठीक है, अब ये देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं जिसमें मिलती है उसे क्या कहा जाता है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं मिलती हैं हमें संगम साहित्य में। ठीक है, आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो तीसरा एमसीक्यू है, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पुहार और मदुरै इसके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में शामिल थे। ठीक है, तो ये जो आपके मुबेनदार थे महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में पुहार और मदुरै इनके केंद्रों में शामिल थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो होते थे शासक मुबेनदार, इनकी 2 राजधानियां करते थे। ठीक है, 2 प्रमुख सत्ता केंद्र रखते थे सभी, यानी इन लोग 3 हैं तो इनके 6 प्रमुख सत्ता केंद्र थे। ठीक है, जिसमें से पुहार चोलों का था और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जो ये लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो आपके दोनों कथन सही है, आपने अध्याय में पढ़ा होगा। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो दक्षिणापथ के स्वामी आपके सातवाहन कहे जाते हैं। देखिए, जो मुबेनदार थे उनका शासन 2300 साल पहले था। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, सातवाहन, तो इनका 2100 साल पहले था। ठीक है, अब इनका जो सातवाहन थे इसमें सबसे प्रमुख शासक कौन था। तो इसमें सबसे प्रमुख शासक था आपका श्री सातकर्णी। याद रखिएगा कौन, श्री सातकर्णी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कब, 7000 वर्ष पहले। और चीन के लोग क्या किए थे कि हजारों सालों तक ये जो रेशम बनाने की विधि थी इसको उन्होंने छिपाए रखा था। ठीक है, आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, हमारा एमसीक्यू नंबर 6 में कथन ए है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। तो बिल्कुल सही। क्यों नियंत्रण चाहते थे कि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे यात्रियों से उन्हें उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो आपके दोनों कथन सही है। और आपका जो कथन ए है, कथन आर का, कारण आर का बिल्कुल सही है, मतलब स्पष्टीकरण ए का आर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है कारण जो है ए का इस सही स्पष्टीकरण है। कैसे स्पष्टीकरण आप देख लीजिए फिर से। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण चाहते थे। अब नियंत्रण क्यों चाहते थे, क्योंकि व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए इसमें भी हमें सही नहीं पता लगाना है। तो पहला कथन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल सही। दूसरा कथन क्या है, पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। बिल्कुल सही। ठीक है, जो पेशावर था इनकी पहली राजधानी थी, मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व ऐसा। आइए अब अगला ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है हमारा। सी कथन है, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। तो बिल्कुल सही। नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक नहीं, सिंधु नदी के मुहानों के पत्तों तक जाती थी। किसके, सिंधु नदी के। तो आपका कौन सा कथन सही है, तीसरा कथन सॉरी गलत कौन सा है, तीसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि गलत कथन पहचानो, तो हमारा गलत कथन कौन सा है, सी कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर
8 पर हमारा एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके जो अश्वघोष हैं वो बुद्ध चरित के रचनाकार कवि हैं, ठीक है। और बुद्ध चरित क्या है, याद रखिएगा, बुद्ध की जीवनी का नाम है आपका बुद्ध चरित, ठीक है। और ये किसने लिखी, कवि अश्वघोष ने। और अश्वघोष जो थे कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो कुषाणों का शासक कब था, तो 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों का शासक था। और कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिष्क। और कनिष्क के राज दरबार में ही कौन थे, आपके अश्वघोष। और अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित को लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, एमसीक्यू नंबर 9 है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ, ठीक है। मौर्य जो बौद्ध धर्म है उसमें 2 धारा होती हैं, महायान और थेरवाद। थेरवाद का मतलब होता है स्त्रीवाद। इस नई बौद्ध धारा में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। जब आपका महायान आया तो ऐसा होने लगा, बिल्कुल सही। दूसरा है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, बिल्कुल सही। जो बोधिसत्व थे, ठीक है, बुद्ध के बाद जो उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके बसे रहने से अच्छा उचित तो क्या समझा कि हम समाज में ही रहकर जिएंगे और समाज के लोगों को उपदेश देकर उन्हें और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे। तो आपके ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू नंबर 10। 10वां एमसीक्यू है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया, बिल्कुल सही। जब व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे तो हमारे यहाँ से क्या ये सारे विचार भी लेके अपने यहाँ जाते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बौद्ध विहार होते थे, बौद्ध विहार मतलब जो बोधिसत्व के लोग होते थे और बौद्ध अनुयायी होते थे, ये सभी जगह क्या करते थे, उपदेश देते फिरते थे। लेकिन बरसात में एक गांव से दूसरे गांव जाना जब कठिन हो जाता था तो इनके लिए विहार बनाए थे इनके अनुयायियों ने। तो वहीं बौद्ध के उपदेश देने वाले लोग रुकते थे और ये जो व्यापारी होते थे, व्यापारी भी उन्हीं विहारों में रुकने लगे, जिस वजह से जो व्यापारी हैं वो बौद्धों के विचार से प्रभावित हुए और जब अपने देश वापस गए, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से आए व्यापारी जब अपने देश वापस गए तो इन सभी देशों के लोग व्यापारी के विचार से प्रभावित हुए। और फिर व्यापारियों के साथ ही जब व्यापारी व्यापार करने आते तो उन्हीं के साधनों से साथ में वे चले आते थे। कौन, उनके देश के लोग भी, जैसे कि कौन से देश के लोग, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों के लोग। आपका पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म के 2 थे, पहला आपका महायान था और दूसरा आपका ये थेरवाद जो आपको सामने दिख रहा है। थेरवाद का मतलब होता है स्थिरवाद। तो आपके दोनों कथन सही हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। आप क्या बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 11 पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, एमसीक्यू नंबर 11 है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री को कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो आपका कौन सा सही होगा, फासियन सबसे पहले आए, फिर स्वेन तेशांग आए और फिर इत्सिंग आए। फासियन कब आए थे, तो आपके फासियन 1600 वर्ष पूर्व आए थे। फिर स्वेन तेशांग कब आए थे, आपके 1400 वर्ष पूर्व। उसके बाद कौन आया था, इत्सिंग, तो ये 50 वर्ष पूर्व आए थे उनके, सॉरी 14 जो आपके दूसरे नंबर के हैं इनके 50 वर्ष बाद। तो 14 ये आए थे 1400 वर्ष पूर्व, तो इनका 50 वर्ष बाद आए थे, तो इनका हो जाएगा 1350 वर्ष पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। कालक्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, फासियन, स्वेन तेशांग और इत्सिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12। तो हमारा 12वां एमसीक्यू क्या है कि विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है, तो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश से कहाँ से, एरण मध्य प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा, एरण मध्य प्रदेश से हमें बौद्ध के वराह रूप की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप क्यों धारण किया था, कि पुराणों में लिखा हुआ है कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने बौद्ध रूप धारण किया था। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 में। हमारा 13 एमसीक्यू क्या है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। हमें यहाँ पर फिर से गलत कथन का पता लगाना है। तो पहला कथन है, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, बिल्कुल सही, अभी आपने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा था। दूसरा है, भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है, बिल्कुल सही। तीसरा है, भक्ति मार्गी जो होते हैं आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते हैं, तो बिल्कुल गलत।
क्योंकि जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग होते हैं वो आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा को अधिक जोर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सही जो सी है गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत कथन का पतन लगाना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और ये क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं। भक्ति मार्ग की मानते थे, तो ये जो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए, आराध्य मतलब हम जिस भी भगवान को मांगते हैं, शिव, विष्णु या फिर दुर्गा माता, किन्हीं को भी, तो सच्चे मन से अगर इनकी पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त देखना चाहता है। ठीक है, MCQ नंबर 14 क्या है हमारा, कथन ए, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। बिल्कुल सही। और कारण क्या था इन्हें ऐसे कहने का, कि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। मैं आपको बता दूं कि 2000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ठीक है, बेथलेहम कहाँ है? आपका बेथलेहम जो है रोम में है। ठीक है, याद रखिएगा। और रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा था। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे केरल के ईसाई, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके MCQ खत्म होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.